बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फिज़िकल लेक्चर नंबर 9 होगा और लेक्चर नंबर 9 जो सा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मुतालिक है। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो यूनिट नंबर 10 था रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव, रिपल टैंक में भी स्टडी किया था हम लोगों ने कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। आज लाइट के मुतालिक इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब भी रोशनी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब मीडियम से मुराद क्या होती है? बच्चे पूछ रहे होते हैं कि अगर मेरे पास एक रोशनी है, रोशनी की जो वेव्स हैं वो अगर हवा से पानी में जा रही है या रोशनी की वेव्स जो है पानी से टकरा कर पानी से हवा में आ रही है, या ग्लास मटेरियल है, ग्लास शीशा कह दिया जाता है, रोशनी हवा से शीशे के अंदर दाखिल हो रही है, या मेरे कोई भी लिक्विड है, अल्कोहल है, रोशनी हवा से अल्कोहल में दाखिल हो रही है, या रोशनी जो उनसे डायमंड के अंदर से जब पास होती है तो स्ट्रेट पास नहीं होती बल्कि बेंड हो जाती है। तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा क्या होगा? अपने पास से मुनहरिफ हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ वेव्स को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इवन अक्सर आपने कभी ऑब्जर्व किया, यहाँ पे पेज पे भी बना हुआ है, अगर आप एक गिलास पानी का भरें और उसके अंदर एक पेंसिल डिप कर दें, ये लेट्स सपोज मेरे पास गिलास है और इस गिलास को पानी से मैं भरता हूँ और पानी से भरने के बाद इसके अंदर पेंसिल को डिप कर दूँ और डिप करने के बाद आप इस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे तो जो ही पेंसिल पानी में दाखिल होती है तो हल्का से बेंड हुई हुई नज़र आएगी। लाइट भी इसी तरह हमारे पास क्या होती है? बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। अब इसके मुतालिक थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये मेरे पास अगर एक गिलास है, एक शीशे का स्लैब है मेरे पास, जिससे डस्टर हमारे पास होता है, डस्टर की बात की जाए, जिससे डस्टर है लेकिन ये बना हुआ किसका है? टोटल ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ, दैन इट्स कॉल्ड अ ग्लास स्लैब। ये मेरे ग्लास की स्लैब है। इसमें अगर इस ऑब्लिकली तिरछी लाइट अगर आती है, ये रोशनी की क्या रेज है जो इसमें फॉल कर रही है, तो इस रे को क्या नाम दिया जाता है? जो फॉल कर रही होती है, इंसिडेंट हो रही होती है किसी भी सरफेस पे, इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो फॉल कर रही है, जब इंसिडेंट कर रही है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं। जिस तरह रिफ्लेक्शन में था, इसी तरह रिफ्रैक्शन में भी हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूँ, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल सरफेस पे इंसिडेंट पॉइंट पे ये नॉर्मल ड्रा किया। अब रेज ने जाना था यूँ सीधा स्ट्रेट, लेकिन जब भी रेज उनसे एयर से ग्लास में एंटर होती है तो इस वक्त बेंड कर जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। जाना था यूँ सीधा स्ट्रेट, लेकिन बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ। अब क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड करती है? किस वजह से बेंड करती है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ये मेरे पास एयर है, हवा है, और ये मेरे पास क्या चीज़ है? ग्लास है। अब एक लाइटर मीडियम है, एक थोड़ा सा हैवियर मीडियम है, तो जो उनसे लाइट मीडियम होता है उसे बोला जाता है रेयर मीडियम, और जो हैवी मीडियम होता है उसे बोला जाता है डेंसर मीडियम। जब भी लाइट एंटर होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, देन इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दोबारा रिपीट करूंगा कि जब भी रोशनी जो सी है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जो रे है जो बेंड हो रही है, इस रे का नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। जो उनसे हमारे पास रिफ्लेक्शन था उसमें से बाउंस बैक हो रही थी, उसमें था इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये जो पॉइंट है इसके भी 3 नाम याद है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बोला जाता है इसे पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम भी दिया जाता है, जो इसी पॉइंट से रिफ्रैक्ट भी रे हो रही है। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की बात करूं तो ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कह सकता हूं, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जा सकता है।
normal at the point of incident and also called normal at the point of refraction. अब ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को जरा गौर से देखेंगे, ये एंगल किस किस के दरमियान बन रहा है? इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसे बोला जाता है इंसिडेंट एंगल और एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंसिडेंट एंगल। नाउ दिस वन ऑब्जर्व, ये जो एंगल है, ये एंगल किस किस के दरमियान है? तो अगर इस एंगल को देखा जाए तो ये एंगल जो है रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, refracted ray and the normal at the point of refraction, this is called refracted angle, refracted angle, और इसे एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, इस वक्त रिफ्रैक्शन में दोनों एंगल इक्वल नहीं होते। इस वक्त जब रे एंटर करते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो एंगल आई ग्रेटर होता है किसी एंगल आर से। ये इंसिडेंट एंगल बड़ा है और एंगल आर हमारे पास क्या है? छोटा है। अच्छा, इसके मुतबादिल भी हो सकता था, लाइट डेंसर से रेयर में भी जा सकती है। अब यहाँ पे एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ जिसमें क्या दिखाया जाएगा कि ये मेरे पास वही ग्लास मटीरियल है, लेकिन इस वक्त रे जो सी है वो मैं डेंसर मीडियम से लेकर आ रहा हूँ। यहाँ डेंसर मीडियम में एंटर हो रही थी, यहाँ डेंसर से किधर जा रही है? रेयर मीडियम, इसने मूव करना है। अब इस रे का नाम जो सा होगा वो होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये पॉइंट वही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड आल्सो पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर इस पॉइंट पे भी अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, अब रे ने जाना तो चाहिए, क्यों? सीधा स्ट्रेट मूव करना चाहिए। लेकिन जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होगी, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक तो इसमें था फॉल कर रही थी सरफेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, बेंड करते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, ये बेंड करके अवे मूव कर रही है, तो इस रे का नाम क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे। नाउ एंगल्स को बताते हैं, एंगल्स किधर है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है, एंगल इंसिडेंट कहलाता है, एंगल आई। Refracted ray and the normal at the point of refraction, this is called refracted angle, refracted angle। कौन सा एंगल बड़ा नजर आ रहा है? एंगल आर। इस वक्त एंगल आर ग्रेटर होगा किसी एंगल आई से। तो ये पूछ लिया जाता है एंगल आई आर इक्वल कब होते हैं? रिफ्लेक्शन में इक्वल होते हैं। एंगल आई कब ग्रेटर होगा एंगल आर से? जब लाइट एंटर करेगी फ्रॉम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। एंगल आर किस कंडीशन में ग्रेटर हो सकता है एंगल आई से? तो हम कहेंगे जो रे है वो मूव करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करेगी। तो जब भी रे जो सी है, लाइट जो सी है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, तो अपने पास से वो हट जाते हैं, मुनहरिफ हो जाते हैं, डेविएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इन शॉर्ट वर्ड्स, कि व्हेन एवर अ लाइट रेज एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आइदर रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड फ्रॉम अवे फ्रॉम इट्स पाथ से हट जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में हमारे पास इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ चलेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो पॉइंट है। जिस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पॉइंट था द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज एट द सेम प्लेन। यहाँ भी हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। पहला पॉइंट कॉमन है। पहला पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? दोनों कॉमन है। फ़र्क क्या होगा? वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया गया था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे का नाम दिया गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। सेकंड जो पॉइंट है ना लॉज का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं
एग्जाम्पल भी सॉल्व होती हैं और एमसीक्यूज में बार बार आ जाते हैं। और वो क्या हमारे पास है, एक फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा मैं, साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। ये दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, साइन आई एंड साइन आर। जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेशो का। अगर प्लस हो रही हों दो चीज़ें तो हम सम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि दो चीज़ें ए एंड बी, सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर माइनस हो रही हो तो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर डिवाइड हो रही हो तो रेशियो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स कांस्टेंट। जब भी ये रेशियो ली जाती है एंगल आई की और एंगल आर की, तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। तो ये हमारे पास जो एन आया है, एक फार्मूला बन जाता है साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। इस फार्मूले को, या इस जो सेकंड पॉइंट है, इसका एक और नाम भी दिया जाता है, जिससे बोला स्नेल्स लॉ। तो ये लाते से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो स्नेल्स लॉ अगर पूछा जाए तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड पॉइंट है वो हम लिखेंगे, द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कितना वो लाइट बेंड करेगी, कम करेगी, ज़्यादा करेगी, उस पर डिपेंड कर रहा होता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। इस मीडियम का ग्लास है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी। साइड पे एक टेबल गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से दो एमसीक्यूज आते हैं। जिस चैप्टर में से जब भी दो एमसीक्यूज आए तो हमारे पास एक तो आ जाता है एक्सरसाइज में से, आखिर में से उसमें से कुछ दे दिया जाता है, या फिर जो साइन इन्फॉर्मेशन होती है उनमें से आता है। तो इस टेबल में यहाँ पर लिखा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 की वैल्यू लिखी जाएगी। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है जरकोनिया, क्यूबिक जरकोनिया के यहाँ पे जिक्र है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। बल्कि इस साल जो हमारे 2020 में जो पेपर हुए हैं बच्चों के मैट्रिक में, उसमें ये जरकोनिया का ऑप्शन भी आया हुआ था बोर्ड लेवल पर, एमसीक्यूज में दिया गया था। उसकी वैल्यू कितने 2.21 और 2.1 होती है, इस तरह इसकी वैल्यू गिवन है। हमारे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो ये साइड पर टेबल है, ये पूरी वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे कि स्नेल्स लॉ, जब लाइट एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, फार्मूला जो बनता है n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। लेकिन अगर लाइट एंटर हो रही हो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो इसका उलट हो जाएगा। उलट से मुराद क्या होगी, फिर फार्मूला बनेगा n इज इक्वल टू साइन एंगल r डिवाइडेड बाय साइन एंगल i, रेसिप्रोकल ले लेना है। ये n इज साइन i बाय साइन r कब होगा, जब लाइट एंटर करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, और n इज इक्वल टू साइन r बाय साइन i कब होगा, जब लाइट एंटर करेगी किस मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ये हमारे पास आ जाता है। फर्दर इसमें मजीद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्पीड ऑफ लाइट है। अब स्पीड ऑफ लाइट जो सी है एमसीक्यू में दिया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट मुख्तलिफ मीडियम में यहाँ लिखी हुई है, वो आपको याद होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट की जहाँ तक बात आती है कि रोशनी की रफ्तार कितनी है, 9th में भी हमने पढ़ी है, आइंस्टाइन मैथ्स एंड एजुकेशन में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू mc²। E फॉर एनर्जी, M फॉर मैथ था, C स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार। अब रोशनी की जो रफ्तार है इन एयर और वैक्यूम, वो होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एमसीक्यू में इस तरह भी लिखा जा सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 10⁸ था, स्प्लिट कर दिया 10⁵ और 10⁵ में, जो 10⁵ है वो 1000 किलो बन गया,
किलोमीटर पर सेकंड, नॉट किलोमीटर पर आवर, कि 8 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये फासला तय कर जाता है स्पीड ऑफ लाइट। मजीद अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के ना पैराग्राफ पढ़ेंगे इसके चौथी और पांचवी लाइन में स्पीड ऑफ लाइट के, फिर 2 MCQs आते हैं, और वो कौन से हैं? रोशनी की रफ्तार ग्लास में कितनी होती है, वाटर में रोशनी की रफ्तार कितनी होती है। तो ये भी आपने अंडरलाइन कर लेना 3 MCQs के लिए। एक तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये एयर में होती है या वैक्यूम में होती है। अगर ग्लास की बात की जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास, तो उसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और यहाँ पे वैल्यू दी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.3 आ जाता है उसमें, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वो एज इट इज रहेगी। तो ये हमारे मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दोनों सेम होती है, ऑलमोस्ट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये याद होना चाहिए। एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, एक और तरीके से मालूम किया जा सकता है, और वो फार्मूला क्या है हमारे पास? N = C/V, N = C/V, N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। कोई सा मीडियम है, डायमंड भी हो सकता है जैसा साइड पे एक टेबल था, अल्कोहल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, उसके हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और V जो सा होगा स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू बी मेजर्ड। कि हमारे पास N = C/V है। C क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर मेरे पास डायमंड है, लेट्स सपोज मेरे पास अगर कोई डायमंड है, मैं उसमें मालूम करता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो अगर यहाँ पे V की वैल्यू लिख दे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो N मेरे पास क्या आएगा? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट वाटर लिख दी जाए इधर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? वाटर का आएगा। तो ये मेरे पास C और V आपस में क्या है? एक दूसरे के रेशो फॉर्म में है। एक और MCQ की बात बता देते हैं साथ साथ इसके, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। वाई? ये लादा पूछा जाता है, लेकिन सरगोदा बोर्ड में कम ही चल रहा होता है इस तरह की बातें। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है इसका आंसर, जो भी कोई रेशो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान हो, ऐसी कोई भी रेशो जो एक जैसी क्वांटिटी के दरमियान हो, कि ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है, ऊपर भी वेलोसिटी हो नीचे भी वेलोसिटी हो, ऊपर भी फोर्स हो नीचे भी फोर्स हो, तो ऐसी कोई भी रेशो जो सिमिलर क्वांटिटी के दरमियान हो वो यूनिटलेस होती है, कोई यूनिट नहीं होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, दिस इज आल्सो स्पीड ऑफ लाइट, V इज आल्सो स्पीड ऑफ लाइट, दोनों जगह स्पीड है, स्पीड के और स्पीड के यूनिट आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। तो ख़ास तौर पे जो हमने टॉपिक शुरू किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन करनी है। अगर इन द शॉर्ट की बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन करनी है, उसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से याद होने चाहिए अगर शॉर्ट किया जाए। और जो सेकंड पॉइंट है खास तौर पर लहदा से पूछ लिया जाता है कौन सा? लेंस लॉ, लेंस लॉ के मुतालिक बात होनी चाहिए। तो दोनों ब्लू कलर की डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। साथ डायग्राम बना सकते हैं, चाहे रेयर से डेंसर वाली, चाहे डेंसर से रेयर में एंटर होती है वो बता दी जाती है। टेबल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेबल याद होना चाहिए। फिर स्पीड ऑफ लाइट में ये जो 3 लाइनें हैं कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये याद हो। और N का फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट से कैसे निकाला जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू बी फाउंड। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट मालूम करें, रेशियो ले लें, आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। होप अंडरस्टैंड।